यस मालिक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एम एंड सन्स, क्वेश्चनर पे आ जाओ जल्दी से। अगर आप क्वेश्चनर के ऊपर आ गए हो तो 18 क्वेश्चन तक के हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। एम एंड सन्स HUF purchased a land of 1,50,000 in 2002-3. In previous year 6-7, partition took place and the co-partner B get his plot. एक मिनट, HUF से जब किसी भी मेंबर को मिलेगा तो HUF के हाथ में इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अपॉन पार्टीशन, B के हाथ में 56/10 अप्लाई नहीं होगा। In 7-8 he incurred an expenses of 2,50,000 on a plot towards fencing. B then sold it at 15 lakh in the previous year. You are required to compute capital gain. So I think it's a very easy question. What is the full value of consideration? 15 lakh rupees. Question should start from here, right? इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट। जब असेसी को क्या मिला है? HUF से कोई चीज मिली अपॉन टोटल और पार्शियल पार्टीशन, तो यहाँ पे 49(1) अप्लाई होता है। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के अंदर में देखा था 49(1) अप्लाई होता है। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मतलब क्या पकड़ा जाएगा? HUF 1,50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 23 का इंडेक्स दैट इज 105। ये इंडेक्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। हालांकि जब आपको प्रॉब्लम आते हैं तो इसके अंदर में इंडेक्स ऑलरेडी दिए हुए होते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिए हुए हैं, दैट इज 4,30,000। अच्छा, उसने 2,50,000 रुपए इनकर किए हैं काय के लिए? फेंसिंग के लिए। 2,50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय ईयर क्या है? 7-8। 7-8 का इंडेक्स आता है 129, 583, 333, वो भी माइनस कर दिया, सीधा सीधा कैपिटल गेन आ जाएगा, राइट? सो नोट डालनी होगी, इंडेक्स कॉस्ट को आपको सेपरेटली दिखाना होगा, बाकी प्रॉब्लम बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम है, छोटा है, आप इसको सेल्फ भी कर सकते हो। सो प्रॉब्लम नंबर 20, डू इट सेल्फ। प्रॉब्लम नंबर 21, द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन 50B। 50B के ऊपर बेस्ड है, दैट इज स्लम सेल के ऊपर ये कंसेप्ट बेस्ड है। मोहन इज द प्रोप्राइटर ऑफ फोटोफिल्म एजेंसी विच हैज 2 यूनिट, वन प्रिंटिंग एंड द अनदर इज बाइंडिंग। ठीक है, he transferred by way of slum sale one of the unit, that is unit 2। उसने जो बेचा है वो यूनिट है, that to slum sale के हिसाब से, for a total consideration of 50 lakh। expenses were 0.5, तो 50 lakh is full value of consideration, 0.5%। अच्छा जी, ठीक है, याद कराता हूं सबसे पहले स्लम सेल। स्लम सेल के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ हमारा कैपिटल गेन निकलता है। नेट कंसिडरेशन माइनस सेल, नेट कंसिडरेशन मतलब सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सेल कंसिडरेशन है 50 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। 50 लैक्स का 0.5% 25,000। सो तुम्हारा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा, तुम्हारा नेट कंसिडरेशन आ जाएगा 49,75,000। ये आ गया तुम्हारा नेट कंसिडरेशन। इसमें से क्या माइनस करेंगे? नेटवर्थ। ठीक है, दिस यूनिट स्टार्टेड इन 12-13। याद होगा तो 12-13 में स्टार्ट हुआ था यूनिट, और यूनिट मोर देन 36 मंथ्स होल्ड किया, मतलब जो नेचर ऑफ गेन आएगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा। यस, फास्ट ट्रैक में हमने ये डिस्कस किया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व वाज क्रिएटेड रिवाइजिंग अपवर्ड। अब आपको याद होगा तो नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स कैसे निकलता है? डेप्रिसिएबल एसेट को हमें WDV पे लेना पड़ता है, अदर एसेट्स को हमें बुक वैल्यू पे लेना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन को टोटली इग्नोर करना पड़ता है। आइए इधर, रिवैल्यूएशन वाज क्रिएटेड बाय अपवर्ड रिवाइजिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का वैल्यू है और रिवैल्यूएशन रिजर्व है, मतलब बिल्डिंग हमें कितने की कंसिडर करनी पड़ेगी? 12,50,000 की। यस, सो बिल्डिंग हमारा आएगा बेटा 12,50,000 का रिवैल्यूएशन माइनस करने के बाद। उसके बाद मशीनरी, द अदर एसेट्स इंक्लूड। अब सीधा अदर एसेट्स पे कुछ है, मतलब मशीनरी को हम लोग 10 लाख के ऊपर ले सकते हैं, राइट? उसके बाद में डेटर्स को आप 5 लाख रुपीज पे ले सकते हो बुक वैल्यू के ऊपर। अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में कोई एडजस्टमेंट बोला है।
अदर असेट्स इंक्लूड 1 लाख एज पेटेंट, तो अदर असेट्स के 2 लाख है, एक अदर असेट्स के तो ले लो 1 लाख। अब आते हैं पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स एक्वायर्ड इन 1 जुलाई, पेटेंट्स कब एक्वायर किया था? 1 जुलाई 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 4 साल का हमें डेप्रीसिएशन लगाना होगा। पेटेंट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन कितने परसेंट से है? 25%। सो 1 लाख माइनस 25%, माइनस 25%, माइनस 25% एंड माइनस 25%। 4 साल का डेप्रीसिएशन आप माइनस कर दोगे तो आपकी नेट वैल्यू आएगी 31,641 पेटेंट्स की। देख लीजिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवैल्यूएशन यहां से माइनस किया, पेटेंट्स को हमने 31,641 लगाया। कैसे? 4 साल का डेप्रीसिएशन लिया फ्रॉम 2016 टू 2020। यस, इसे अप्रैल 20 कीजिए, 31,641 आता है। ये हो गया टोटल एसेट्स। माइनस लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो बैंक लोन 350, 2 lakhs का क्रेडिटर, लेकिन कितने हैं यहाँ पे कुछ बताया है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, देखो जरा बताया है क्या? ये यहाँ छुपा पड़ा है। वो क्रेडिटर 75% है, मतलब 2 लाख के 75% 150। बैंक लोन 25% है, मतलब 3,50,000 का 25, 87,500 एंड 1,50,000। ये लो मालिक, ये आपका नेटवर्थ निकल गया। नेट कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया यहाँ पे, क्योंकि यूनिट होल्डेड किया हमने फॉर मोर देन 36 मंथ्स। यहाँ यूनिट हमने होल्ड किया फॉर मोर देन 36 मंथ्स। देखो मेरे बच्चे, प्रॉब्लम तुम जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। प्रॉब्लम जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, इस बार मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चनरी आपको साथ साथ में करवा रहा हूं। उसका लॉजिक ये है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब जितने ज्यादा हम प्रॉब्लम देख पाएंगे। अब क्लास के अंदर में रहते तो मैक्स कितने प्रॉब्लम देख पाते? 4 या 5, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो मैंने इस बार दिमाग लगाया कि क्यों ना क्वेश्चनर हम लोग फटाफट फटाफट रिकॉल कर ले। सो ये चीज हो सकती है। क्वेश्चनर के एडिशन में अगर आपको कुछ करना है तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। जो मई 21 नवंबर 21 के मॉड्यूल आए, आपने उसके क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर लेना चाहिए। मई 21 नवंबर 21 के जो क्वेश्चन आया, आपने अगर वो उठा करके भी सॉल्व कर लिए इसके एडिशन में, तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इसके अलावा मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा करके कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। बस मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा लो, इसके अलावा, हालांकि मैंने इसके अंदर में मैक्सिमम ऑफ देम कवर करके रखे, स्टिल कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के आप चाहते हो तो आप सॉल्व कर लो। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आरटीपी एमटीपी जो आएगा वो कर लेना, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 22, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कंसेप्ट 112A के ऊपर एक थियरी कंसेप्ट बेस्ड है। आइए जरा देखते हैं। रमन इज अ सैलरीड एम्प्लॉयड। इन द मंथ ऑफ मार्च 2014 ही परचेज 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड at 1400 per share from the BSC. These shares were sold through BSC in April 2020. शेयर्स 2018 से पहले परचेज किए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, 2018 के बाद बेचे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। The highest price quoted as on 31st January 2018 is 1800 per month. What will be the nature of capital gain? Since ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बेचे गए, हम ये अज्यूम करते हैं कि भैया इसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे एसटीटी पे हुआ होगा, राइट? तो ऐसे केस में 112A एप्लीकेबल होगा अगर एसएससी लिस्टेड शेयर्स देता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड देता है, या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट देता है, जिसको उसने एक्वायर 2018 से पहले किया था और 2018 के बाद सेल करता है, और इस पर एसटीटी पे हुआ हो बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, तो फिर जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं है, थर्ड प्रोविजो कहता है कि भैया कैपिटल गेन डिफरेंट तरीके से कंप्यूट होगा। याद आ रहा है कि आपको थर्ड प्रोविजो? सर कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? कॉस्ट क्या ली जाएगी? कॉस्ट शैल बी हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल कंसिडरेशन। बस वही पॉइंट यहां पे लिखना है। शेयर परचेज इन जनवरी 2014 एंड अप्रैल, सोल्ड इन अप्रैल 2020।
after holding them for more than 12 months, hence the given is long term capital gain. In the given case, shares are sold after holding them for a period of more than 12 months and are sold through recognized stock exchange transactions where liable to STT. As per 112A, cost of acquisition shall be higher of actual cost, lower of cost or sale consideration. इसको पूरा लिखो 2018. Thus, the cost of acquisition of share shall be 1,80,000. Accordingly, the long-term capital gain would be 80,000. That is 2,60,000 minus 1,80,000. Since the long-term gain does not exceed 1 lakh, nothing is taxable in the hands of Raman. Nothing is taxable in the hands of Raman. Done, Malik? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 अमेंडमेंट बेस्ड है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें. ये अमेंडमेंट बेस्ड है, इस पे 115 BAC का इंपैक्ट दिखने वाला है, प्लस इसका कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन कवर होने वाला है, प्लस स्पेशल एडजस्टमेंट इसके अंदर में कवर्ड है. स्पेशल एडजस्टमेंट इसके अंदर में कवर्ड है. ध्यान से सुनिएगा. मिस्टर कपूर 67 years and resident, 67 years and resident is a retired person earning 1 lakh rupees from pension. He purchased gold in December 10 and sold them in April 20. The long-term capital gain is already given 2,80,000. What will be the tax liability? Assuming he has opted for 115 BAC and not opted for 115 BAC. As such, अगर तुम देखोगे तो 115 BAC का कैपिटल गेन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है, हालांकि सैलरी के ऊपर इंपैक्ट आता है. पेंशन इज कवर्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी. सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का. अगर एसएससी ने क्या किया होगा, 115 BAC को ऑप्ट किया होगा, तो फिर उस केस में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. फिर उस केस में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. अब ऐसे केसेस के अंदर में जहां उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, तो इसकी टोटल इनकम कैसे निकाली जाएगी? अगर ये ऑप्ट करता है 115 BAC, इफ ही ऑप्ट फॉर 115 BAC, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले 1 लाख रुपए उसकी सैलरी से ली जाएगी, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया जाएगा 2,80,000. यह आएगा 3,80,000 रुपीज उसका टोटल इनकम. नाउ ये 3,80,000 के ऊपर क्या निकाला जाएगा? टैक्स निकाला जाएगा. कैसे? सबसे पहले असेसी का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हटाया जाएगा. अब एक सवाल उठता है, असेसी सीनियर सिटीजन है, तो क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज लेंगे? आपका मन कहेगा हाँ, लेकिन यही अमेंडमेंट है. 115 BAC में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है. वो एज वाइज डिवाइड नहीं होता, एज कुछ भी हो 2,50,000 ही रहेगा. अंडर 115 BAC बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. हालांकि यहां पे हमें स्पेशल एडजस्टमेंट करनी होगी. स्पेशल एडजस्टमेंट क्या होगी? इस 3,80,000 में से हम लोग सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हटाते हैं 250. बैलेंस इनकम विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट. स्पेशल रेट क्या रहेगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म बोला है, मतलब 20%, इसका 20%. यह आएगा बेटा 26,000 रुपीज. स्पेशल इनकम विल बी चार्जेबल टू स्पेशल रेट. इसमें से क्या रिबेट मिलेगा? यस, रिबेट 112A से नहीं मिलता, 112 में से जरूर मिलता है. सो इसमें से 12,500 का रिबेट मिलेगा, क्योंकि एसएससी इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रही. बैलेंस टैक्स 13,500, इस पे 4% का सेस लगा करके आपका टोटल नेट पेएबल निकाला जा सकता है. यस, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. इसे चेंज कीजिए, 14040 कीजिए. यस, चेक कीजिए.
नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। अगर एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता, अगर एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता तो ऐसे केस में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 50,000 प्लस 280 कैपिटल गेन के जो आते हैं वो आएंगे। यहाँ पे स्पेशल एडजस्टमेंट होगी क्या साहब? यस, स्पेशल एडजस्टमेंट होगी और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से हम लोग एब्जॉर्ब भी करेंगे। अगर आप देखोगे सो 3,30,000 में से 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि यहां तो एज वाइज क्राइटेरिया होगा। बचे हुए 30,000 पे 20% 6,000, इसमें से रिबेट मिलेगा, टोटल टैक्स से नील आ जाएगा। टोटल टैक्स से आपका क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। डन मालिक? दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आओ। गगन, a simple question but again an amendment based question. We have to solve it assuming he has not opted for 115 BAC, but assessee is a non resident. क्वेश्चन सिमिलर है, बस नॉन रेसिडेंट के केस में हम स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं करते, वही प्रॉब्लम में बताया है। सो प्रॉब्लम में एनआर है, इसमें नो स्पेशल एडजस्टमेंट होगा। Mr. Gagan, age 69 and a non-resident, a retired person earning pension 1 lakh. He purchased a piece of land 2020 and sold in the same in April 2020. Taxable capital gain is 230. 1 लाख में से पहले 50,000 रुपीज माइनस किए जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के, बचेंगे 50,000, इसमें 230 ऐड किया जाएगा कैपिटल गेन। टोटल 50,000 प्लस 2,30,000, 2,80,000। इस 2,80,000 रुपीज में, इस 2,80,000 रुपीज के अंदर में वेट कीजिएगा, आपका 50,000 ही सिर्फ क्या है बॉस? अदर इनकम है। 2 लाख रुपए यहां से एडजस्ट किए जाएंगे। 2 लाख रुपए कहां से एडजस्ट किए जाएंगे मालिक? कैपिटल गेन से एडजस्ट किए जाएंगे। पहले ये देखिएगा, यस। अच्छा जी, अब इस 2,80,000 रुपीज में से, इस 2,80,000 रुपीज में से क्या स्पेशल एडजस्टमेंट होने वाला है? क्या नहीं होने वाला। यानी उसकी जो इनकम रहेगी, उसकी जो इनकम रहेगी उसके ऊपर टैक्स आएगा। 2,30,000, 50,000 वहां एडजस्ट हो गए। 2,30,000 का 20% 46,000 रुपीज आएगा। 46,000 रुपीज में से कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, पर हाँ 4% का सेस जरूर अप्लाई होगा। फाइनल आंसर इज 47,840। ये कैसे आया? 2,80,000, इसमें से 50,000 जो उसकी अदर इनकम के होंगे वो तो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी स्पेशल इनकम एडजस्ट नहीं होने वाली। डन सर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ रहे हैं। शांति देवी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, शांति देवी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल sold her residential property in 18th July 20 for 75 lakh. She had purchased the same for 25 lakh in 2006. She paid 1 lakh towards the brokerage for sale. Stamp duty valuation is 1 crore. She brought the another property and deposited 5 lakh in capital gain account scheme with SBI. She also deposited 5 lakh in NHAI. Compute the capital gain and tax liability assuming assessee has not opted for 115 BAC. ठीक है सर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कितने में सेल किया उसने? 75 लाख।
वेयर स्टैम्प ड्यूटी कितने की है 1 करोड़ रुपीज. वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, यस. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यस, एज पर सेक्शन 50C. कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिया है, यस. ब्रोकरेज है 1 लाख रुपए का, दैट 1 लाख हैज टू बी रिड्यूस, 99 लाख विल बी नेट सेल कंसिडरेशन. अच्छा जी, इन्होंने प्रॉपर्टी कब एक्वायर करी थी? May 2006 फॉर 25 लाख. May 2006 का इंडेक्स अगर आप देखेंगे अपने इंडेक्स टेबल पे अपनी बुक के अंदर में, राइट, तो वो आता है 122. सो 26 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 122 कम्स टू 64 लाख 14,754. ये 99 लाख में से माइनस कर देना, आ जाएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब उन्होंने एक अनादर प्रॉपर्टी बाय करी है 20 लाख की और डिपॉजिट किया है 5 लाख रुपीज. क्या डिपॉजिट एज वेल एज सीजीएस में जो डाला उसका बेनिफिट मिल जाएगा, यस. तो पूरा 25 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, दैट इज 20 जो आपने डिपॉजिट किया है, जो आपने नया प्रॉपर्टी लिया है, प्लस 5 लाख जो आपने डिपॉजिट किया है. 54 ईसी मिलेगा क्या? एक मिनट, सेल कब हुआ था? सेल कब हुआ था? 18 जुलाई को. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, विद इन 6 मंथ है, तो ये भी 5 लाख रुपीज माइनस होंगे. टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा आपका. अब इसके ऊपर क्या निकालना है? हमें टैक्स निकालना है. वेट, 4,85,246 के ऊपर हमें टैक्स निकालना है. जरा देखते हैं क्या इसके ऊपर टैक्स आएगा या नहीं आएगा. इसके ऊपर टैक्स आएगा या नहीं आएगा. पहले 2,50,000 माइनस करें, बचे हुए पे 20% निकालें. जस्ट गिव मी अ मिनट. चेक करो बेटा. असेसी की एज यहां पे लिखो 82 ईयर्स एंड टैक्स पेबल आएगा नील. यहां पे 5 लाख रुपीस करें. मैंने एक छोटा सा चेंज कराया है, ये चेंज को देख ले और यहां पे चेंज करें. ये एक्चुअली 82 ईयर्स का था. दिस पार्ट वॉज मिसिंग, आई डोंट नो हाउ. अच्छा, अगर आपने देखा होगा ये ऑलरेडी आपके बुक में सुधरा हुआ आया होगा. मैं एक ओल्ड पीडीएफ यूज कर रहा हूं, ये आपके बुक में ऑलरेडी सुधरा हुआ आया है, मैंने नहीं देखा है, तो प्लीज आप ये चीज देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 26 को मालिक सेल्फ करो, इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आओ. क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आओ. X received a house in May 2008 by way of gift from Y, who has purchased the same in April 1999 for 12 lakh rupees. The cost of improvement incurred is 255. In March 2000,
and 340 November 2006. The fair market value was 9,14,000. The house was sold for 2 crore 50 lakh. Ascertain the capital gain chargeable to tax. रुक जाइए, ascertain करना है हमें capital gain chargeable to tax. सबसे पहले हाउस सेल हुआ है 2 करोड़ 50 lakhs में, ये आया 2 करोड़ 50 lakhs. इसके बाद ये घर परचेज कब किया था? अप्रैल 1999 में 12 लाख रुपीज में, जबकि इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 9,14,000. आई थिंक कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, सो 12 लाख इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, $36,12,000 यहां पे आ गया. क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड इन मार्च 2000. कुछ इंप्रूवमेंट किया है बिफोर 2001, इसे क्या किया जाता है? इग्नोर. आफ्टर 2001 3,40,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय नवंबर का इंडेक्स लग जाएगा. 5-6 का इंडेक्स जाके देखिएगा, वो आएगा 122. This comes to 838,852. Yes, चलो नोट डालनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 2001 इज टू बी इग्नोर्ड. यस, बाकी सेक्शन 45 की आपको 3 डालनी है और 47 की अगर गिफ्ट प्रोवाइड किया है तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. 28 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप सेल्फ करेंगे. 29, चेक दिस क्वेश्चन. A piece of land owner by Mishra located on Jaipur Delhi highway was acquired by NHAI in 1314, but awarded the order in financial year 1415 was paid in financial year 2021. The land was purchased in 1999. Fair market value was given. कंपनसेशन पेड वॉज 5 लाख रुपीज. याद आ रहा होगा, तो जब भी लैंड कंपल्सरीली एक्वायर होती है, वॉट एवर इज द अमाउंट रिसीव्ड, आपको पहला ट्रांच मिलता है, तब वो टैक्सेबल होता है. अदर पीस ऑफ लैंड लोकेटेड इन चेन्नई परचेज्ड इन अप्रैल 2005 वॉज ऑल्सो सोल्ड बाय हिम इन February 21, बट सेल डीड देयर ऑफ कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड. द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज 55 लाख. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ऑल्सो गिवन. ठीक है सर. सबसे पहले जो लैंड दिल्ली जयपुर हाईवे पे कंपल्सरीली एक्वायर हुई है, इस केस में हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं. सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव्ड हुई होगी वो, इसका इंडेक्स कॉस्ट लिया जाएगा. यस, इसका इंडेक्स कॉस्ट लिया जाएगा. इस लैंड को परचेज किया था 1,000 में और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 900 है. सो 1,000 इंटू जिस साल कंपल्सरीली एक्वायर हुई उस साल का इंडेक्स लेना है. The piece of land owned by located in Delhi was acquired by NHAI in 1314. 1314 का इंडेक्स जाकर के आपको लेना है. 1314 का इंडेक्स आपको 220 दिखेगा डिवाइडेड बाय 100. सो 1000 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, 2200. 5 लाख रुपीज माइनस कीजिए, कैपिटल गेन आ जाएगा. दूसरे केस में आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है. स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी ने 55 रखा है, जबकि आपने इसे सोल्ड कितने किया था? 45. सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट आप माइनस कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या था प्रॉब्लम में? कुछ भी नहीं था. एक पार्ट कंपल्सरी एक्विजिशन का था,
प्लस 50C वाला मैटर था, कंपल्सरी एक्विजिशन वाला था प्लस 50C वाला मैटर था। एवरीबॉडी चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 30 देखोगे तो अगेन ये एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था 50B पे। इसे सेल्फ कर लीजिएगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अभी अभी करके आए हैं, तो आप इसे सेल्फ कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 31 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 31 के अंदर में एक लिटिल मेकओवर रहेगा, सॉल्व करते वक्त बताते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना एरोकैम का प्रॉब्लम, ये आपको सीए फाइनल लेवल पे भी कवर्ड है, ये सीए फाइनल लेवल पे भी कवर्ड है ये प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम है, इजी है लेकिन। एरोकैम पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफर अ पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड इन थाने डिस्ट्रिक्ट इन अगस्त 2020 फॉर 70 लाख रुपीज। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पीडीएफ है मैं लिटिल ओल्ड यूज कर रहा हूं, माइट भी ऐसा हो सकता है इनमें से कई करेक्शन कई को की बुक में ऑलरेडी आ चुके होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो मैंने इसका एक करेक्टेड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर भी डाला हुआ है, प्लीज वहां से आप ले लेना, जहां जहां पे मैं आपको ये 2 से 3 टॉपिक के अंदर में 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर में जहां पे मैंने आपको करेक्शन बताया। So Aerocab is a partnership firm transfer a piece of land situated in Thane district for 70 lakh rupees. The land was purchased in 2000 for 1 lakh, got registered in 2003 for payment of stamp duty of 20,000. Expenses on land development and construction of boundary wall is also incurred in 2003 for 1,50,000. अब 2003 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट, प्लस साथ साथ में 1,50,000 रुपीज भी इनकर किए हैं। तो क्या इन दोनों पे इंडेक्सेशन मिल जाएगा? यस, स्टैम्प ड्यूटी पे भी मिल जाएगा, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का ही पार्ट बनती है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे भी मिल जाएगा, और यही इस प्रॉब्लम का एक हिडन एडजस्टमेंट है। The charges for transfer of land brokerage is 175 and the fair market value of the land as on 1/4/2001 is 1,50,000. The firm invested 25 lakh in 2020 in the bonds of NHAI redeemable after 60 month. 60 month मतलब 5 years eligible bond है। Compute the amount of capital gain chargeable to tax with the help of cost inflation index of the respective years. ऑल्सो गिव इन ब्रीफ द रीजन फॉर द प्रोविजन ऑफ एक्ट डेल्ट इन। ठीक है सर, सबसे पहली बात सेल वैल्यू कितनी है? 70 लाख। क्या हम प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट करते हैं? यस, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सबसे पहला वर्ड ही जो आता है वो आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पर्टिकुलर्स अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख। इसमें से क्या हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करेंगे? यस। कहां लिखे हैं? ये लिखे हैं, द चार्जेस फॉर ट्रांसफर इज 175, तो मालिक 175 हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ठीक है भाई, आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमने लैंड कितने में परचेज की थी? 70 लैक्स में। नहीं, ये तो सेल था। द लैंड वॉज परचेज इन 1 लाख रुपीज। कब परचेज की थी? ईयर 2000 में। क्या फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है? यस। तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द कॉस्ट, so 1,50,000 into 301 divided by 100, ये 1,50,000 into 301 divided by 100। फेयर मार्केट वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा? कॉस्ट मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखोगे तो ये फिगर गलत आई है, ये पुरानी वाली फिगर आई है, यहां चेंज कर दीजिए, दिस शुड बी 451,500। फाइनल आंसर आपका एकदम बराबर है। ये फिगर जो है ये ओल्ड ही आ चुकी है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। कईयों की बुक में ऑलरेडी करेक्टेड आ गया होगा। सो 1,50,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, 4,51,500 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, हम लोगों ने 2003 के अंदर में 20,000 प्लस 150 खर्चा किया था। सो 170 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 100, 170 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 109, 3-4 का इंडेक्स, मैंने 100 का 109, 3-4 का इंडेक्स, ये आएगा बेटा आपका 5,11,700। तो दो जगह यहां पे आपको रेक्टिफिकेशन करना है। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल बराबर है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। फाइनल आंसर आपका बिल्कुल बराबर है, उसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डन मालिक? Just give me a minute. So
ये हो गया 70 लाख माइनस 1,75,000 माइनस 451,500 माइनस 511,700, राइट। चेक करो, 1,70,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 109, दिस कम्स टू 469,450, 70 lakh minus 451,500 minus 469,450, इसमें से 29 lakhs का कैपिटल गेन का जो बॉन्ड आपने लिया था वो हटाएंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 34,04,050। सो ये दो जगह बस आप चेंज कर दीजिए, ये दो जगह अगर आप चेंज कर देते तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जाएगी। कई लोगों के पास करेक्टेड पीडीएफ ऑलरेडी आ चुका होगा, नहीं होगा आपके पास तो ये चेंज कर दीजिए, या करेक्टेड पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर डाला है वो देख लीजिए। सो प्रॉब्लम वाज ए इजी प्रॉब्लम, कुछ चीजों के ऊपर जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब आप पे करते हो तो इट बिकेम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो वो ऐड होगा और उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। बॉन्ड आपको मिलेगा बेनिफिट, यस मिल जाएगा। आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 32 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 32 इज अ गुड प्रॉब्लम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल गेन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यस। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको 50C मिलेगा, आपको 56/10 मिलेगा, आपको 49/4 मिलेगा। याद आ रहा होगा तो असेट रिसीव किया, असेट रिसीव किया और ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हुआ, तो उस केस में जब फ्यूचर में इसे सेल करेंगे, फ्यूचर में इसे सेल करेंगे तो जो फेयर मार्केट वैल्यू हमें लगी थी 56/10 के लिए वही हमारी कॉस्ट पकड़ी जाती है। यस और नो, हम लोगों ने ऑलरेडी इसे लेक्चर्स में बहुत ईमानदारी से देखा है। आओ इधर देखते हैं। कला, अच्छा इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। कला परचेज अ रेसिडेंशियल फ्लैट फ्रॉम हर फ्रेंड बाला एट 10 लाख इन द सिटी ऑफ जयपुर on 3rd October 2020. The value determined by the stamp duty authority for the purpose of stamp duty is 15 lakh. एक मिनट, सेल वैल्यू 10 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है, 10 + 10%। क्या हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? यस। बाला परचेज द फ्लैट ऑन 1st January 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 3,50,000। अच्छा जी। काला सोल्ड द फ्लैट फॉर 20 लाख ऑन 30th March 2021। ठीक है भाई साहब। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन इन द असेसमेंट ऑफ बाला एज वेल एज काला फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है सर, दोनों की डिटेल्स हमें निकालनी है। Assuming that the stamp duty value in case of second sale was not more than sale consideration। ठीक है सर। अब एक एक के लिए हमें इस ट्रांजैक्शन को देखना होगा, एक एक के लिए हमें इस ट्रांजैक्शन को देखना होगा। सबसे पहले तो ये देखो, काला परचेज द रेसिडेंशियल फ्लैट फ्रॉम हर फ्रेंड बाला, कितने में? 10 लाख in the city of Jaipur on 3rd October. The value determined by the stamp value authority is 15 lakh. बाला has purchased, बाला ने तो क्या किया था, काला को सेल कर दिया था। बाला ने कितने में परचेज किया था? 3,50,000 के अंदर में परचेज किया था। एंड काला सोल्ड द फ्लैट, परचेज करने के बाद इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है सर। हमें दोनों के लिए क्या निकालना है? कैपिटल गेन टैक्स निकालना है। सबसे पहले हम किसके लिए निकाल देते हैं? काला के लिए निकालते हैं, क्योंकि काला ने क्या किया है? बाला को सेल किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, यह काम करते हैं, बाला का निकालते हैं। बाला हैज परचेज्ड इन 2019 और बाला ने काला को सेल कर दिया 10 लाख में, और यहां पे क्या आ गया बेटा? इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख आ गया। कुछ बात को ऐसे समझे, सबसे पहले बाला ने किसको दिया? काला, और इसने भी फर्दर क्या किया है? सेल किया है।
सबसे पहले इसको निकालें, इसके लिए 50C अप्लाई होगा, यस इसके लिए 50C अप्लाई होगा। 10 लाख का सेल किया है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है, तो इसके लिए क्या निकाला जाएगा, 15 लाख। इसने कितने में परचेज किया था, बाला हैज परचेज्ड इट इन 2019 जनवरी फॉर 3,50,000। अच्छा जी, और सेल कब कर दिया, 3 अक्टूबर 2020। तो बताओ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म हुआ। तो सबसे पहले बाला के लिए निकालेंगे, बाला के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 15 लाख रुपीस, राइट। कौन सा सेक्शन अप्लाई हुआ, 50C। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा 3,50,000, सो 15 लाख माइनस 3,50,000 आपका आ गया 11,50,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये काला को मिल गया, काला के ऊपर 56,210 आएगा, क्योंकि वो फ्रेंड है रिलेटिव नहीं है, 56,210 आएगा। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है ये एक्सीड हो जाता है किससे, 50,000 से एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से, तो डिफरेंस ही टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत डिटेल में किया था सर, बहुत डिटेल में किया था। अच्छा आप एक बात देखना, ये कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं यहां पे आपको करवा ही रहा हूं, क्वेश्चनर के थ्रू करवा ही रहा हूं, पर मैं कुछ प्रॉब्लम आपको क्या करवाऊंगा, हाथ से लिखवाऊंगा, अभी एक्चुअली सॉल्व करवाऊंगा। अभी एट द एंड का काम है वो, एट द एंड का काम है, जब हम फास्ट ट्रैक बैच देखते रहेंगे एट द एंड का काम है वो, तब तक के हम हर टॉपिक के जो क्वेश्चन है डिस्कशन है एटलीस्ट वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है इस बैच के अंदर में, आप उसका टेंशन मत लो। अच्छा जी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी मिली, 15 लाख, कंसिडरेशन कितना था, 10 लाख। क्या वो 50,000 से ऊपर है, यस। क्या वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ऊपर है, यस। तो काला के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना हो गया, 5 लाख रुपीस, ये 5 लाख रुपीस आ गया सर, 5 लाख रुपीस ये आ गया। अब काला ने भी इसको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, कितने में, 20 लाख में सेल किया है, 20 लाख में सेल किया। कॉस्ट क्या मानी जाएगी, 49,1 या 49,4, 49,4। यहां पे आपके 15 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए, बराबर है। आपने इसे 20 लाख में सेल कर दिया, इसको कॉस्ट मान ली जाएगी, 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और ये जो कॉस्ट मानी जा रही है ये 49,4 के हिसाब से मानी जा रही है। क्या तुम्हें याद है, बड़े डीप में किया था साहब, बड़े डीप में किया था। ये क्या मानी जाएगी, 49,4 की कॉस्ट मानी जाएगी। तो बस आ जाओ, 5 लाख रुपए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, 5 लाख रुपए आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। काला की ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 10 लाख रुपीस। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इसमें आपको कपल ऑफ सेक्शंस एक साथ पूछे गए, 50C प्लस 56,210 प्लस 49,4, ये तीनों को एक साथ टेस्ट किया गया है और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। मतलब आप एक बात समझ के चलना, भले ही मैंने क्वेश्चनर के अंदर में आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए, पर वो हर तरीके का क्वेश्चन दिया जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए। और बेटा इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है ना जहां पे आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम, आप कोई भी नया बुक ओपन करोगे इसमें आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपने जैसे नया बुक ओपन किया वैसे ही आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्या बदलावा होगा, नाम बदलावा होगा, फिगर्स बदली हुई होगी और शायद एक आधी एडजस्टमेंट कम या ज्यादा होगी। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपको कभी भी 10 बुक की तरफ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट वाइज आपके सारे क्वेश्चन एक बार हो जाने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हुआ है क्या नहीं। गलती कहां हुई है आपसे, आपने बस कंसेप्ट तो पढ़ लिया लेकिन कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। और इस बैच से मेरा यही उम्मीद है कि आप क्या करें, जबरदस्त प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। हार्डवर्क को कोई एक्सेप्शन नहीं है। 33rd के ऊपर मैं आ चुका हूं, आप देख सकते हो सर 33rd क्वेश्चन ऑन कैपिटल गेन। टॉपिक खत्म हुआ नहीं, हम उसके क्वेश्चनर निपटाए जा रहे हैं। और कितने अच्छे दिन लेके आऊं। क्वेश्चन नंबर 33, X transferred his residential house to Y for 10 lakhs. The value of the said as per stamp value is 16 lakh. Mr. Y is a childhood friend of X. X gifted the plot of land to Y. Stamp value is 8 lakh. Mr. Y sold the land for 14 lakh. Compute the capital gain and income from other sources. देखो सर,
वापस से उसी तरीके का क्वेश्चन आपको आ गया, डिटेल्स निकालना होगा x के लिए भी और y के लिए भी। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लिटिल कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन रुक जाना और आराम से एक एक चीज सॉल्व करना। x ने रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया है y को, कैपिटल गेन पहले किसके हाथ में आएगा, x। इधर देखो, सबसे पहले x की बात करते हैं। x ने किसको ट्रांसफर किया, y को। रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया मतलब 50C अप्लाई होगा, यस। x ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी 10 लाख के अंदर में, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 16 लाख रुपीज, राइट। और y उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। यहां तक की लाइन में हमें सीधा सीधा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया, किसके लिए, x के लिए, राइट। किसके लिए मिल गया मालिक, x के लिए हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया, डन। मिस्टर एक्स ऑल्सो गिफ्टेड अ प्लॉट ऑफ लैंड टू वाई, सेल तो हुआ ही हुआ है, एक्स ने वाई को गिफ्ट भी दिया है प्लॉट ऑफ लैंड। द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। मिस्टर वाई सोल्ड द लैंड, ये जो गिफ्ट में मिली थी ये सेल किया। मिस्टर वाई सोल्ड द लैंड, फॉर 14 lakhs। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर वाई, एक्स के बारे में आपसे पूछा ही नहीं है, आपसे पूछ रहे वाई के बारे में। आपसे किसके बारे में पूछ रहे, वाई के बारे में। एक एक चीजों पे दिमाग लगाएंगे हम। सबसे पहले वाई के हाथ में 56/10 आएगा क्या, यस आएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था बेटा, 16 लाख। तुमने कितने में खरीदा, 10 लाख। डिफरेंस कितना है, 6 लाख। 6 लाख आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज प्राइस। ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन गिफ्ट में वाई को मिला है, फिर 56/10 आएगा, बराबर है। इसके लिए कोई कंसिडरेशन पेड किया नहीं, तो 8 लाख रुपीस पूरा का पूरा आपका कंसिडरेशन बन जाएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब तीसरी बात, वाई ने इसको सेल किया। सेल कितने में किया, 14 lakhs के अंदर में। अब इसकी कॉस्ट क्या पकड़ी जाए, कॉस्ट वही पकड़ी जाएगी जो 56/10 में टैक्सेबल हुई थी, एज पर 49(4). 14 लाख माइनस 8 लाख 6 लाख। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये सारी चीजें आपको कभी डरा ही नहीं सकती। इसमें अगर x का एंगल पूछा होता तो हम x के लिए भी कैपिटल गेन कंप्यूट करते, पर प्रॉब्लम पूछा ही सिर्फ y के लिए है। प्रॉब्लम पूछा ही सिर्फ y के लिए है। नीचे हर एक चीज की नोट लिखी होगी। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन is covered under 56/10. Therefore 56/10 are attracted in respect of transfer of residential house by X to Y for inadequate consideration 6 lakh is the income from other sources in the hands of Y in 56/10. Provision of 56/10 are attracted in respect of transfer of immovable property without consideration. In this case, since Y has received a plot of land and the stamp duty value exceeds 50,000, the entire stamp duty value is taxable in 56/10। अब आप अप्रिशिएट करोगे कि क्यों मैंने आपको कैपिटल गेन को किसके साथ मिला के पढ़ाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ मिला के पढ़ाया। Section 49(4) provides where the capital gain arise from transfer of such property which has been charged to tax in section 56/10, then stamp duty value shall be treated as cost of acquisition and resulting capital gain के बारे में बोला है। डन सर। आई थिंक लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को आप होमवर्क ले लीजिए, इसे सेल्फ कीजिए। इसे क्या करो मालिक, सेल्फ कर लो। अगेन 50C प्लस 54F का क्वेश्चन है वो। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं मालिक, क्वेश्चन नंबर 35। सो अराउंड 35 क्वेश्चन हम लोग ने कैपिटल गेन के ऊपर सॉल्व किए होंगे।
शिवा परचेज द हाउस property on February 15, 1979 for 3,24,000. In addition, he has also paid stamp duty at the rate of 10% on the stamp duty value, 3,50,000. In April 2007, Shiva entered agreement with Mr. Mohan for sale of property and received 1,11,000 as advance. However, the sale consideration did not materialize and Shiva forfeited the advance. Forfeiture section 51. एक मिनट, यहां तक के अगर प्रॉब्लम रोके तो फॉरफीचर हुआ है प्रायर टू 2014 से पहले का अगर कुछ भी फॉरफीचर हुआ होगा तो उसे कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू या डब्ल्यूडीवी से माइनस करेंगे, प्रोवाइडेड फॉरफीचर किसने किया हो, असेसी ने। प्रीवियस ओनर का फॉरफीचर कंसिडर होता नहीं। In 2014 he again entered into agreement for sale of the said house for 20,25,000. May 2014 बोला है बेटा। In May 2014 he again entered into agreement for sale of the said house 20,25,000 to Deepshika and received 151 as advance. However, Deepshika did not pay the balance amount. Shiva again forfeited the advance. Stop. 2014 से पहले का जो हुआ है उसे कॉस्ट में से हटाना पड़ेगा, 2014 के बाद जो हुआ है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालना पड़ेगा और वो उस साल टैक्सेबल होगा, सेक्शन 145 बी रोल में आएगा। वो उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल वो एक्चुअली रिसीव हुआ है। इन 2014 शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर बाय इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ 390। ठीक है। On November 15, 2020, Shiva entered into agreement with Manish for sale of such house for 350 and received 1,50,000 advance through account pay check. Manish paid the balance entire amount and Shiva transferred the house to Manish in February 21. Shiva has paid brokerage 1% of sale consideration. ठीक है। कितने में सेल का अग्रीमेंट हुआ? 30,50,000 में। The fair market value on 1st April 2001, fair market value of the house is 11,85,000. परचेज कब हुआ था? 1979 में 325, मतलब इसको कॉस्ट मानना पड़ेगा। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 10,70,000. अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, याद आ रहा है क्या? अगर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी रही कब की? 1 अप्रैल 2001 की, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपको दी रही, फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अमेंडमेंट भी कवर्ड है मालिक। कई बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चनर में अमेंडमेंट है क्या? अरे देखो, कई लोग बोलते हैं कि भैया सर इतने अमेंडमेंट नहीं है क्या? अरे कैसे अमेंडमेंट नहीं है? कैसे अमेंडमेंट नहीं है? ये प्रॉब्लम है आपके सामने। अपने मॉड्यूल ओपन करके देखो, तुम्हें दिखेगा अमेंडमेंट है कि नहीं है। फर्दर, the valuation as per stamp duty authority of such house as on 15th November is 35 lakh. लो भाई साहब क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत कुछ है इसमें। चलो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। कैपिटल गेन कंप्यूट करना है शिवा के लिए, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। हमने मनीष को सेल करने के लिए रखा 30,50,000 में और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 35 लाख। 30,50,000 प्लस 10%, 35 लाख ऊपर है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 35 लाख। पहले इस बात को अग्री करोगे, हाँ या ना? डन। तो सबसे पहले एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 30,50,000, वैल्यूएशन एज पर स्टैम्प वैल्यू 35 लाख। हमें क्या लेना होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 35 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 35 लाख। डन मालिक? अच्छा जी, इसको बेचने के लिए उसने कुछ खर्चे किए हैं 1% का। 1% है, परसेंट किसका लोगे? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का। 30,50,000 इंटू 1%, 30,500 माइनस करेंगे, ये आ गया 30,500 एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 1%। इसमें से 35 लाख माइनस किया तो 34,69,000 बन गया आपका क्या बेटा? नेट कंसिडरेशन। इसमें से कॉस्ट या इंडेक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। अब इंडेक्स कॉस्ट हम लोग क्या लेंगे? हमने कितने में एक्वायर किया था? 324। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी उस दिन की? द फेयर मार्केट वैल्यू देखो यहां पे लिखा हुआ है
द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001 इज 1150. तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर 1185, पर स्टैम्प ड्यूटी नीचे है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी लेना पड़ेगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट 10,70,000. अमेंडमेंट yes, plus stamp duty is also forming the part of cost. वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. यस और नो, हाँ या ना, वो हम इसके अंदर में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे. साथ साथ में जो एडवांस मनी प्रायर टू 2014 लिया है इसको लेस करना पड़ेगा. ये 1,11,000 आप क्या करोगे, लेस करोगे. सो 10,70,000 माइनस 1,11,000 ये बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इससे इंडेक्स करना इनटू 301 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 28,86,590. ऊपर जाओगे 28,86,590. सवाल, अगर हम एक्चुअल कॉस्ट लेते तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी कंसिडर करते. सिंस हम यहां डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हैं, ये सवाल ही खत्म हो गया और 10,70,000 ही हमारा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा. मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना 28,86,590. अब मैं आ रहा हूं ऊपर. मैंने कुछ इंप्रूवमेंट भी किए थे. फर्स्ट फ्लोर 390 का अगस्त 2004 में नहीं, मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट फ्लोर 390 इन अगस्त 2014 में. इसका भी इंडेक्स कॉस्ट मिलेगा मुझे 390. सो 390 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 2014 का इंडेक्स आपको प्रॉब्लम में दिया है क्या, 240 डिवाइडेड बाय 240. 4,89,125 ये भी माइनस हो जाएगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा. चेक कर लीजिए मालिक, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम था. कपल ऑफ एडजस्टमेंट्स थे. ये कपल ऑफ एडजस्टमेंट्स को अगर आप सच में दिमाग लगाएं तो आराम से सॉल्व हो सकते हैं. कुछ नोट यहां पे प्रॉब्लम के अंदर में लिखनी पड़ेगी. पहली नोट, आफ्टर 2001 का जो एडवांस मनी फॉरफिटेड है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा टैक्स होने के लिए. तो नोट्स आएगी यहां पे, वेयर एडवांस मनी इज रिसीव्ड and retained by him as a result of failure for negotiation, section 51 will apply. The advance retained by the assessee will go to reduce the cost of acquisition. Indexation is to be done on cost of acquisition so arrived after reducing the advance money forfeited. However, where the advance money is forfeited during the previous year 14-15 or thereafter, the amount forfeited will be taxable under the head of income from other sources, and such amount will not be deducted from the cost of acquisition of such asset while computing the capital gain. Hence 151 being advance received from Deepshika and retained by him is taxable under the other sources in the hands of Shiva. इस तरीके से करीब मालिक 35 क्वेश्चंस जिसमें सारे बेहतरीन एडजस्टमेंट्स कवर किए हुए हैं, वो सारे के सारे ओवर होते हैं हमारे. और इसी के साथ साथ कैपिटल गेन मालिक पूरा का पूरा खत्म होता है. आप देख सकते हैं सर भरपूर मेहनत चालू है यहां तक के ऑलमोस्ट हर टॉपिक, हर अमेंडमेंट और हर अमेंडमेंट आपके क्वेश्चनर के अंदर में हम लोग कवर कर रहे हैं. उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए जिनको जरूरत है इनकम टैक्स के अंदर में कि कितने अमेंडमेंट है, और प्लीज उन्हें सही गाइड कीजिए कि बॉस अमेंडमेंट है एंड यू रियली नीड टू गो फॉर फास्ट ट्रैक. क्योंकि आप देख सकते हैं फास्ट ट्रैक में शायद आप लोगों ने रेगुलर में जितना नहीं पढ़ा होगा उससे बेहतरीन फास्ट ट्रैक के अंदर में आप पढ़ रहे हो और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो मैं आप सभी स्टूडेंट से अपील करूंगा कि आपके जितने दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं टैक्स के अंदर में तकलीफ पा रहे होंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर में थोड़ी सी इशू होंगे, उन्हें इस बैच के बारे में जरूर बता देना, फास्ट ट्रैक बैच के बारे में.